नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्लास तीसरा है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग देखिए, कल जो है कि मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इनके बारे में बताया था। तो एक मंडल रह गया था जिसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। जो बहिर्मंडल है वो जो बाह्य मंडल है उसके बाद वाला क्षेत्र होता है। बहिर्मंडल में जिसमें जीपीएस छोड़ा जाता है या फिर वहाँ पर जो है कि 3600 किलोमीटर पर एक सैटेलाइट छोड़ी जाती है जो केवल एक ही जगह पर फोकस करता है। जैसे हम लोगों का जीपीएस है, उसका नाम नाविक है, और ये जो जीपीएस है वो अमेरिका का है। तो बहिर्मंडल है जो वायुमंडल के बाद का क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है कि आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है, सुनिएगा कि अंधों को भी दिखने लगी है मुझ में कमी, अंधों को भी दिखने लगी है मुझ में कमी, बहरों को भी शिकायत है मैं गलत बोलता हूँ। तो इसी लाइन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये जो वायुमंडलीय दाब है वो दरअसल जो पौने चल रही हैं उन पर दो दाब होते हैं। पहला जो वायु चल रही है दो प्रकार की है। पहला एक माना जाता है हाई प्रेशर वाली, एक है लो प्रेशर वाली। लो प्रेशर वाली वो होंगी जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। देखिए, अगर आप देखे होंगे कि किसी भी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ पर फैलाव ज़्यादा होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, उच्च दाब होगा, लो प्रेशर होगा, यानी कि जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि लो प्रेशर होने के कारण वो हवाएं फैली रहेंगी और वहाँ पे जगह बन जाता है। जैसे कि अगर आप ठोस देखें बर्फ को, तो बर्फ में जो है कि हाई प्रेशर है, वहाँ पे जो है कि बर्फ फेंक के मार दीजिए तो किसी को सर फोड़ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो है कि उसमें दाब को कम किया जाए तो टेम्परेचर से, तो वो पानी बन जाएगा। ठीक है, गर्म किए पानी बन गया, तो उसमें जो है कि जो प्रेशर है अपेक्षाकृत बर्फ से थोड़ा कम हुआ होगा। फिर उसे और ज़्यादा गर्म करें तो वो बन जाएगा भाप। जब भाप बन जाएगा तो उसमें जो है कि प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसे लो प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो लो प्रेशर होगा और हाई प्रेशर होगा, जो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ गति करती हैं। उसका रीजन क्या है कि मान लेते हैं कि दो ट्रेन है। ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन में बैठने के लिए 200 सीटें लगी हैं, यानी कि 200 सीटें इसमें है, 200 सीटें इसमें है। और ये ट्रेन आकर एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है, जिस प्लेटफॉर्म पर 300 लोग थे, 300 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें 300 में से पहले वाले बोगी में 250 लोग चढ़ जाते हैं, 250 लोग चढ़ गए, और इसके बाद दूसरी बोगी में सिर्फ 50 लोग ही चढ़े। समझ रहे हैं आप? मतलब एक बोगी में 250 लोग, 300 में से एक में सिर्फ 50 लोग। जब उसमें चढ़े होंगे 200 सीट होगी तो उसमें 200 लोग बैठ गए होंगे, लेकिन 50 लोग खाली होंगे, खड़े होंगे। तो उसमें से कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई अगली वाली बोगी में चलो, वहां पे जो है कि सिर्फ 50 लोग हैं, हम लोग चलेंगे तो वहां पे सीट मिल जाएगी, बैठ लेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होता है हवाओं के साथ, क्योंकि जब हवाएं के पास बहुत ज़्यादा कंप्रेसर होगा, बहुत ज़्यादा दबी होंगी, तो सोचेंगे कि वहाँ पे चले जहाँ पे खुला है। और जब हाई प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा दाब होगा, तो दाब से निकल कर जहाँ पे कम दाब होगा, यानी कि लो प्रेशर होगा, वहाँ पर जाएंगी। यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं गति करती हैं, यानी कि जाती हैं। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो वही जो है कि वायुमंडलीय दाब के कारण ही जाती है। ठीक है, तो उसके आगे देख रहे हैं कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो किया गया है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर के रूप में किया गया था। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का कारण यह है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। हाई प्रेशर जो जहाँ पर होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर तापमान अधिक होगा। यानी कि यदि हम देखें कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है जब मैंने जलवाष्प बता रहा था। ठीक है, उसके आगे वायु दाब का क्षैतिज वितरण मैंने बता दिया कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से वायु दूर दूर जाएंगी। ठीक है, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पर वायु दूर दूर जा रही है। इसके बाद जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हवाएं आके मिलेंगी।
यही है वायुदाब का क्षैतिज वितरण। ये समझ गए। अब देखिए ये जो वायुदाब है इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी होंगे। तो कारणों में सबसे पहले देते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बस काम क्या करता है, कोरियोलिस बल जो पृथ्वी घूम रही है उसी के कारण हवाएं भी घूम जाती हैं। समझ रहे हैं आप। अब जैसे कि ये बॉटल है, अब ये बॉटल में घूम रहा हूँ, तो जो यहाँ पे हवाएं पड़ेंगी, तो ये जब ज़्यादा तेज से घूम करेगा तो इसके सामने वाले भाग भी घूमने लगेंगे। जैसे कि ये है, ये मैं घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, इसके बाद मैं तेज घुमाया, तो अब देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इसे तो ये भी घूमने लगेगा। यानी कि जब मैं घुमा रहा हूँ तो कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं होंगी वो भी पृथ्वी के साथ घूमने लगेंगी। ठीक है, यही है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। ठीक है, तो ये कोरियोलिस बल काम कैसे करता है, ये मान लीजिए कि यह है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क और ये है मकर। ठीक है, तो एक बात होती है कि अभी हम आपको बनाएंगे हेडलेस सेल और जो है कि फेरल सेल और ध्रुवीय सेल, तो ये तो बाद में बताएंगे। तो देखिए कोरियोलिस बल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य सीधी पड़ती है, आपको पता है। जब सूर्य सीधी पड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं, यानी कि लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी तो कोरियोलिस बल के कारण घूम जाएंगी। ठीक है, जैसे कि लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही हैं लेकिन कोरियोलिस के बल के कारण दाहिने साइड में घूम जा रही हैं, अब यही यहाँ पे भी होता है लो प्रेशर। यहां से जो है कि जब हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो ये बाएं तरफ घूम जाती हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि जो हवाएं होती हैं वो दो प्रकार से घूम रही हैं। उसका कारण ये है, आप ये ध्यान देखिएगा, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि पृथ्वी ऐसे ऐसे उल्टे घूमती है कि घड़ी ऐसे चल रही है, अगर घड़ी टिक 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 ऐसे चल रही है तो हवाएं इस प्रकार में घूमती हैं। ठीक है, हवाएं ऐसे घूम रही हैं। तो आप देखे होंगे कि मैं ये घुमा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, लेकिन मैं आप देखिएगा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ लेकिन ये जो है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके नीचे वाला। ठीक है, अगर आप ऊपर एक बॉटल ले लीजिए आप, इसके बाद वहाँ पे आप ध्यान से देखिए ऐसे और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन इसके विपरीत वाला क्षेत्र क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि जो कोरियोलिस बल में घूर्णन बल पृथ्वी का काम कर रहा है वो दो प्रकार से कर रहा है। पहला, जब ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसके जस्ट अपोजिट घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि घूर्णन कर रही है ऐसे, तो जब आप नीचे देखेंगे तो ये वाले घूम रही है ऐसे। देखिए ये वाली मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो ये घूम रही है इस साइड से। तो यही बल काम करता है। तो ये बल जुबाएगा तो यहाँ पे घूम जाएगा, ये बाएं घूम जाता है, ये दाहिने तरफ घूम जाता है, ऐसे ही ऊपर होगा। जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये बाएं घूम जाएगा, जब ऊपर से आगे ऊपर जाएगा तो ये दाहिने घूम जाएगा। ठीक है, ये होता क्यों है, कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस बल जो है कि प्रभाव डालता है हमारे वायुदाब पे। ठीक है, पहला कोरियोलिस बल समझ में आ गया होगा। कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, इस बार दूसरा बल है घर्षण बल। अब देखिए घर्षण बल क्या होता है। घर्षण अगर आप देखे होंगे तो न्यूटन का नियम पढ़े होंगे, तो उसमें जो है कि एक जड़त्व का नियम है, यानी कि जब पहिया आगे बढ़ता है तो वो सड़क को घर्षण करता है और घर्षण करके पीछे ढकेलता है। जब वो पीछे ढकेलता है जिसके कारण पौड़ी आगे बढ़ती चलती जाती है तो वो चलने लगता है, तो ये घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल दो टाइप होते हैं, पहला जो जो भूखंडों पे हो रही है और दूसरा जो महाद्वीपों पे हो रही है। घर्षण दो टाइप होगा, जैसे कि एक घर्षण होगा जैसे पृथ्वी पे है जितने देश है लैंड, तो जो लैंडों पे होगा यानी कि जो स्थल पे होगा वो उसमें घर्षण अधिक होगा। उसका रीजन ये है कि आप चल रहे हो फिर पहाड़ आ गया, अब मतलब आप चल रहे हो फिर पहाड़ आ गया, तो पहाड़ से टकराएगा, तो टकरा के घूमेगा, हो सकता है नुकीला हो, बहुत तेजी से घूम जाए, कभी आराम से घूम जाए। तो फिर कहीं चला है तो एकदम समतल रेगिस्तान आ गया, तो थोड़ा सा बालू उसमें उड़ रहे होंगी, जब वो उड़ेगा तो उसमें बालू बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो वो घर्षण और करेगा। लेकिन समुद्रों में क्या होता है, उसमें सिर्फ पानी है, यानी कि वो जब चलेगा बीच में अगर लैंड कोई आइलैंड ना आए
तो उसकी गति लगभग घर्षण ना के बराबर होता है, यानी कि होता है घर्षण, लेकिन जो स्थल मंडल होता है उसकी अपेक्षा कम होता है। अगर आपसे पूछे कि घर्षण महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों में अधिक होता है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको घर्षण समझ में आया होगा। घर्षण मैंने बताया कि टायर का चक्का, फिर आप दौड़ रहे हो तो पैर पीछे फेंक दो, दौड़े ऐसे दौड़े कि ये पैर पीछे फेंके फिर ये आगे बढ़ाए, फिर ये पीछे फेंके फिर ये आगे बढ़ाए, यानी कि दौड़ रहे हो पीछे फेंके फिर ये, यानी कि यहाँ से फोर्स लगाए फिर ये आगे गए। या फिर आप सीधा देखेंगे कूड़ी कूद रहा, हम लोग के गाँव में कूड़ी कूदते हैं, तो कूड़ी कूद में दौड़ते दौड़ते आते हैं, फिर इस पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये थोड़ा सा ऊंचा हुआ भाग होता है ऐसे, तो यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, ये घर्षण करके फिर ऐसे जंप करके हम लोग चले जाते हैं, तो वही घर्षण बल काम करता है। एक बार दाब प्रवणता बल क्या है? देखिए, दाब प्रवणता बल सिंपल सी बात है कि दो क्षेत्र है, यहाँ पे हो हाई प्रेशर और यहाँ पे हो लो प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में बीच का जो क्षेत्र है लगभग ये दाब प्रवणता रेखा होती है। ठीक है, दाब प्रवणता की रेखा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के मध्य होती है। लेकिन अगर इसे कंप्रेस कर दिया जाए दोनों को, तो जितना कंप्रेसर होगा, जितना ज्यादा कंप्रेसर होगा उतना ही तेजी से हाई प्रेशर लो तरफ प्रेशर की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि जाएगा। जितना ज्यादा, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा फूला लीजिए और उसके आगे एक फूला कम, मतलब फूला ना हो तो गुब्बारा लगा दीजिए, ये गुब्बारा लीजिए, ये गुब्बारा लगाए, उसको ऊपर ना फूला हुआ गुब्बारा लगा दीजिए, ये फूला है तो इसे हवा छोड़िए, तो ये जो हवा है इसमें जो नहीं फूली होगी उसमें जाएगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं है तो उसमें हवा जाने लगी। लेकिन हम यहाँ गुब्बारे को तेजी से दबा दें, तो जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से हवा और तेजी से उसमें जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो जब यही तेजी से जाना प्रारंभ हो जाए, यानी कि दबाव इतना ज्यादा हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना बहुत तेज हो जाए, तो उसी को हम लोग दाब प्रवणता बल कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग को वायुमंडलीय दाब लगभग समाप्त हो गया। कल हम लोग देखेंगे कि सेल, यानी कि सेल जो होते हैं वो फेरल सेल, हेडले सेल, ये सब देखेंगे कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से कहाँ से उठती है, कहाँ गिरती है, फिर इन्हीं सेलों के कारण जो है कि तापमान परिवर्तन होता है और पानी उनी बरसता है। तो ठीक है, वायु हम लोग समझ गए कि वायु कैसे चलती है, क्योंकि वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करती है, जिसके कारण हमें लगता है कि हवाएं चल रही हैं। जब यही प्रेशर और अधिक बढ़ता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत तेजी से जाती हैं, तो इसी कारण लगता है कि आंधी आ गया है। ठीक है, और दूसरा देखे होंगे कि गर्मियों में लू चलते हैं, अगर हम लोग देखे होंगे जहाँ उत्तर भारत में है तो आप लू चलती है, तो लू चलती हैं वो इसी कारण होती है क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है, लो प्रेशर बना हुआ होता है। जब लो प्रेशर बना हुआ होता है तो हवा हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ अत्यधिक गति करती हैं और जो है कि लू चलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब हम लोग समझ गए हैं, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।